लोकसभा के 7वें चरण के चुनाव के लिए हमारी ये विशेष कवरेज लगातार सुबह 7 बजे से जारी है। 4 घंटे गुजर चुके हैं जब वोटिंग शुरू हुई और हम आपको बताएं 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया है हमारे पास, उसके मुताबिक 9 बजे तक 10.1% वोट पड़ चुका है अब तक 7वें चरण में। बाबा, बिहार में 10, चंडीगढ़ में 12, हिमाचल में 14, झारखंड में 12% वोट जो है 9 बजे तक हुआ था। कुछ जगहों पर जैसे कहें कि पश्चिम बंगाल में थोड़ी वोटिंग अधिक होती है तो वहाँ पे वोटिंग अधिक हुई है। 10, 12, 14 और 12 का आंकड़ा हमने दिखाया आपको। बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल और झारखंड की बात ये करें तो लगातार हम आपको बताए जा रहे हैं। उड़ीसा में 8%, पंजाब में 9%, उत्तर प्रदेश में 13%, पश्चिम बंगाल में 12%। तो ये आंकड़े हैं और हम सीधे चल सकते हैं। सौरभ के पास कई जगह से तस्वीरें आ रही है, खासकर पश्चिम बंगाल से। हम उनके पास चलेंगे इस बात की चर्चा करने के लिए कि छिटपुट घटनाएं जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है। तो इस बारे में हम आपको बताएं कि इस बार का जो 7वें चरण का मतदान है उसमें कई बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बताएं कि वाराणसी वो सीट जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव मैदान में हैं। अगर हम बात करें उनके अपोजिट कौन खड़ा है तो उनके अपोजिट अजय राय यहां से चुनाव मैदान में है, कांग्रेस के जो नेता हैं। और इसके अलावा हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो मंडी सीट की चर्चा काफी हो रही है। वहां पर मंडी से कंगना रनौत चुनाव मैदान में है, विक्रमादित्य सिंह उनके साथ उनके मुकाबले वहां पर खड़े हुए हैं। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे राज्यों की तो पटना और पटना साहिब की जो सीटें हैं उनको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। और ये 7वें चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल से जो जैसा मैंने बताया हिंसा की खबरें आ रही है। जादवपुर के पोलेरहाट में चुनावी हिंसा हुई। आईएसएफ सीपीआईएम समर्थकों पर हमला हुआ है, तृणमूल समर्थकों पर हमले का आरोप लगा है। और आपको उसके अलावा 24 परगना के जयनगर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो इन 3 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पश्चिम बंगाल मेरे ख्याल से बाबा शायद ही कोई चरण ऐसा है जब वहां पे छिटपुट हिंसा की खबर सामने ना आई हो। इस पूरे मतदान के दौरान एक बार फिर से यहां पर ये भिड़ंत देखने को मिली है, ईवीएम को पानी में डाल दिया गया। इसके अलावा 2 गुटों के बीच आपसी संघर्ष देखने को यहां पर मिला है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम जानकारी देने के लिए। सौरभ, सबसे पहले तो इस झड़प के बारे में ही बताएं, क्या माहौल अब पूरी तरह शांत है? देखिए, जहां जहां ऐसे घटना होता है वहां वहां पुलिस पहुंचते है और स्थिति को काबू में लाकर शांति स्थापित करके वहां से फिर जो क्यूआरटी होते हैं वगैरह वो हट जाते हैं। लेकिन अब आज की जो घटनाएं हैं, 3 घटना अब तक सामने आए हैं। एक आपका कुलतली दक्षिण 24 परगना में जहां पे ईवीएम को लेकर पानी में फेंक दिया गया। दूसरा घटना सामने आए पोलेरहाट पुलिस स्टेशन के अंदर शातुलिया से, जहाँ पे जिस घटना के बारे में आपने जिक्र की उसमें कुछ आईएसएफ और कार्यकर्ता के ऊपर कुछ हमला होने के बाद वहाँ पे स्थिति हिंसक बनी। और फिर अब कैनिंग से खबर आया है, अब वो शातुलिया वाला जो इलाका है वो जादवपुर लोकसभा केंद्र के अंदर आता है। हालांकि वो रूरल असेंबली सीट है लेकिन लोकसभा केंद्र जादवपुर में आता है। अब तीसरी घटना जो सामने आ रही है वो कैनिंग से आ रही है। ये जयनगर लोकसभा सीट के अंदर आता है और ये कैनिंग में वहाँ पे ईंट फेंका गया और पत्थरबाजी हुई और तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई और इसमें कुछ लोगों की घायल होने की तस्वीर भी आए हैं। ये तस्वीर हमारे पास है। तो अब तक सुबह से 3 घटना और ये है 3 सीट से ये घटना आया है, खबर आया है 3 लोकसभा सीट से। और ये 9 सीट इस बार पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा है, 9 सीट में। और ये 9 सीट तृणमूल के घर माने जाते हैं। पिछली बार बीजेपी ने इन जगहों पे कोई भी सीट नहीं जीते थे। इस बार कई जगहों पे लड़ाई हो रहा है और एक लेफ्ट का भी वहाँ पे कुछ जगहों पे लड़ाई हो रहा है। जी सौरभ के बाद सीधे नीता के पास चलते हैं जो मंडी में है। नीता, जानकारी दीजिए कि पोलिंग कितना तेज हुआ है।
पोलिंग तो बाबा काफ़ी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये सीट है ये हमेशा भारी मात्रा पे पोलिंग होती है यहाँ पे। ये जो फाइट है ये क्वीन ऑफ बॉलीवुड और राजा साहब के बीच में बताई जा रही है, हिमाचलियत वर्सेस हिंदुत्व। अभी हम नए ऑफिस में खड़े हुए हैं, जो यहाँ पे जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं कंगना रनौत, उन्होंने अभी जो है वो पूजा संपन्न की है। उनके परिवार वाले भी यहाँ पर सारे मौजूद हैं जिन्होंने पूजा यहाँ पर की। आप कंगना भी जो है यहाँ पर आई हुई हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि हालांकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इनसे जब बात की थी तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सामने आकर वोट करने को कहा था और बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार अपने लिए वोट मांग रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आकर वोट करें। ये फाइट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट इसलिए भी है क्योंकि ये बाबा जो हिमाचल प्रदेश है इसे छोटा काशी के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ पर हर एक गली में आपको मंदिर मिलेगा, कुल देवता के मंदिर मिलेंगे। लोग हिंदुत्व का नारा देकर हिंदूज के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट मांग रहे हैं। जब कंगना रनौत भी वोट करने गई थी तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ने जिस तरह से विकास किया है भारत का, उसका एक हवाला दिया था जिसके ऊपर उन्होंने वोट मांगा था। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह, उनकी माताजी अभी यहाँ से सिटिंग एमपी हैं। इससे पहले वो 6 बार उनकी फैमिली ने ही ये सीट जो है उस पर अपना कब्जा जो है वो जमाया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मंडी जो लोकसभा सीट है वहां पर अलग अलग इलाकों में आप घूमी होंगी, आप लोगों के बीच क्या मैटर कर रहा है? एक स्टारडम कंगना का वो मैटर कर रहा है या मोदी फैक्टर भी यहाँ पर उतना ही प्रमुख है जितना कंगना का स्टारडम? मोदी फैक्टर बहुत प्रमुख है यहाँ पर। अभी कंगना जो है वो मीडिया से रूबरू हो रही हैं, पहले हम उन्हीं से सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहती हैं अभी, कि क्या बोलेंगी वो अभी। यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि कैसे पंडित जी उनके आगे स्वास्तिक का निशान जो है वो बना रहे हैं और आगे मीडिया के सारे माइक्स उनके सामने पड़े हुए हैं। हिंदूज का ये राज्य माना जाता है, छोटा काशी, जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, इस हिमाचल प्रदेश को छोटा काशी से भी जाना जाता है। अब बात कर रही हैं कंगना रनौत, हम उनसे सुनते हैं। क्या बोलेंगे? सब एक साथ में ना कॉमन क्वेश्चन है। अलग अलग नहीं करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन। चलिए शुरू करें। आप सो मोटो बोलने वाली या हम सवाल करें? आप बताइए, सवाल करें। कंगना जी, आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? आज अपने पार्टी दफ्तर का भी आपने इनॉग्रेशन किया है जी, इसके क्या मायने निकाले? ये हमारा एक जनसेवा कार्यालय है। ये जो हमारा जो मेरा पेरेंट्स का घर है, उनके साथ में उनकी एक ऐसे प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने इसको एक जन कार्यालय में, आपने देखा है कि हमने बहुत ही छोटे समय में जो है इसको बदला है। और कहने का हमारा भाव यही है कि हम अब जनता की सेवा में लग चुके हैं। हार जीत के परिणाम से परे और हार जीत से दूर जो है, हमने अपने घर के दरवाजे, और जो आज तक अगर कहीं लोगों को ये आशंका होगी कि कंगना आज तक तो मिली नहीं, तो एक फिल्म स्टार होने के नाते एक अलग जीवन जीने की एक शैली होती है, और एक पॉलिटिशियन के नाते अब जो है मैं पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, तो ये कार्यालय है, ये सार्वजनिक है और यहाँ पर आप आ सकते हैं और अपने जो भी पार्लियामेंट्री आपके इश्यूज़ हैं, सरकारी इश्यूज़ हैं, हम उनको एड्रेस डिपेंडिंग ऑन माय रोल इन द गवर्नमेंट, हम लोग ट्राई टू विल एड्रेस दैट। कंगना जी, अगर मोदी जी की 3.0 सरकार बनती है तो आपकी तरफ से आपकी जीत होती है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप क्या बदलाव करना चाहते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तो आई थिंक हमारे जो आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट एसोसिएशंस हैं, खासकर जो टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए कोई मेडिकल सुविधा हो गई या पेंशन हो गई या किसी तरह के जो लोग बहुत ज़्यादा वेटरन भी हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा कि वो कितनी कठिनाई से ज़िंदगियाँ जीते हैं एक समय के बाद, जिसका हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा था सरोज खान जी, जिन्होंने कहा था कि उनके पास हॉस्पिटल के बिल देने के भी पैसे नहीं थे। तो इस तरह के हम बहुत सारे लोगों को जानने और सरोज खान जी कितनी सेलिब्रेटेड हैं, तो इस तरह के आर्टिस्ट के इंटरेस्ट को प्रिवेंट करना और उनको। तो आप कंगना रनौत को सुन रहे थे कि अभी जो है उन्होंने वोट डालने के बाद वो मीडिया से बात करी। हमारे मेहमान जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरजा चौधरी मैम है और हिलाल अहमद प्रोफेसर CSDS है। नीरजा मैम, ये जो चरण है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये
जो है रीजनल पार्टीज का चरण है। यदि आप कहें तो टीएमसी की 9 सीट, बीजेडी की 6 सीट, बिहार में भी देखें तो जेडीयू आरजेडी के बीच में ही 8 सीटों पे संघर्ष है। अकाली की किस्मत दांव पे लगी हुई है, जेएमएम 3 सीट, आम आदमी पार्टी 3। आप क्या कहेंगे इस फाइनल फेज के? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये दौर जो है, आखिरी दौर, ये उतना ही रीजनल पार्टीज के लिए अहमियत रखता है जितना कि भाजपा कांग्रेस का दौर, खासकर अगर आप यूपी को, तो पंजाब में तो बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, हिमाचल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बाकी जगह चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न हिस्सा है, वहाँ उनके कोई स्टेक्स नहीं है। ये छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, उनके स्टेक्स काफ़ी हाई हैं। कितनी सीटें वो बटोर पाएंगे इस बार से? जी नीरजा जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि यूपी में कहा जा रहा है कि टक्कर है और बिहार में भी टक्कर की बात हो रही है। सवाल मेरा ये है कि यूपी में इस बार गठबंधन हुआ है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। पिछली बार गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच। क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीएसपी सपा के गठबंधन से बड़ा है, जो कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी को चैलेंज ज्यादा है, बीजेपी के लिए चैलेंज ज्यादा है? देखिए इसका आधार मतलब क्या है इसका? इस एरिया में बसपा काफी मजबूत मानी जाती थी जी। और पिछली बार के इलेक्शन में ओवरऑल तो 10 सीटें बसपा को मिली थी, 5 सपा को मिली थी उत्तर प्रदेश से। तो अब जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं वो है कि बसपा का वोट बेस क्या बिखरने वाला है। और जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो कहते हैं कि दलित, बसपा का दलित भी शिफ्ट कर रहा है। आकाश आनंद के अगेंस्ट जो एक्शन लिया मायावती ने अपने नेफ्यू के खिलाफ, वो उसका अच्छा असर नहीं हुआ। और कई दलित ये भी कह रहे हैं कि अपने परिवार के साथ नहीं खड़ी हो पाई बहन जी, तो हमारे साथ क्या खड़ी हो पाएंगी। जो खबर आ रही है वो है कि 20 से 25% शायद ये दलित सपा की तरफ शिफ्ट कर रहा है, 10 से 12% ये दलित शिफ्ट कर रहा है भाजपा की तरफ, और बाकी 55-60% जो है वो मायावती के साथ है। मायावती ने, मैंने सुना ये मैसेज भी भेजा अपने लोगों को कि अगर आप आके एकजुट वोट नहीं करेंगे तो हाथी साफ हो जाएगा। जी जी, हिलाल साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। और अगर पिछले चुनाव की तुलना करें इस बार के चुनाव से, तो और पिछले से पिछले यानी 14, 19 और अब, तो एक ट्रेंड तो था कि मायावती का सबसे बड़ा जो स्टेक था वो ये था कि हमारे 19% वोट हमेशा रहते हैं। मायावती पहली ऐसी राजनेता हैं जो कि सीटों की बजाय अपने वोट प्रतिशत की बात करती थी। ये बात उन्होंने 2014 में भी कही थी, 2019 में भी कही थी। और अब जो हो रहा है, 2014 में 0 थी। हाँ, सीट्स आए ना आए, मायावती की, बीएसपी के जितने भी नेता और खास तौर से मायावती, वो इस बात को असर्ट करती रही हैं कि हमारे पास में इतना वोट है। तो ये वोट की बार्गेन है, सीट की बार्गेन नहीं है। अभी जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा, विधानसभा चुनाव में भी और उसके बाद लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव में, जो नॉन जाटव दलित कम्युनिटीज, इस बार विधानसभा में 0 है। हाँ, जो नॉन जाटव दलित कम्युनिटीज थी, उनका वोट जो है बीजेपी की तरफ सरका था पिछली बार 19 में भी और विधानसभा वाले चुनाव में भी। इस बार नॉन जाटव दलित, और क्योंकि ये दो अजीब बातें हैं, एक तरफ ये बात है कि संविधान को लेकर चिंता है और दूसरी तरफ ये भी उतना बड़ा सच है कि जो ग्रास रूट लेवल पर नॉन जाटव दलित कम्युनिटीज हैं उनके बीच में बीजेपी की पैठ अच्छी है। लाल सर, एक सवाल मेरा यहाँ पर है कि पिछली बार सपा बसपा का भी जो मैम ने बात बोली है कि वोट ट्रांसफर हो रहा है। पिछली बार जब गठबंधन हुआ तो चुनाव के बाद एक शिकायत रही कि एसपी का वोट तो ट्रांसफर हो गया, बीएसपी का वोट नहीं आया। तो इस बार ऐसा क्या हो गया है कि बीएसपी का वोट एसपी को ट्रांसफर हो जाएगा? ये समझना चाहिए। तो एक चीज जो है, जब भी हम वोट की बात करते हैं तो हमको 3 स्तर पर देखना चाहिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, एक वो नेतृत्व होता है जो आपको राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी का, और वो नेतृत्व जो कि सीधे लोगों से बात करता है। ये जो बीच वाला लीडरशिप का एरिया है बीएसपी का, वो खत्म हो गया है। इसीलिए राष्ट्रीय नेतृत्व जो कह रही थी नीरजा जी कि वो आप व्हाट्सएप के जरिए अगर मैसेज भेजेंगे भी तो उसको फैलाने वाले लोग नहीं हैं। याद रखिए, जो बीच का जो स्तर होता है, छुट भैया नेता जिसको हम कहते हैं अपनी जबान में, वो बहुत डिसाइसिव होता है। अगर वो शिफ्ट हो जाता है तो फिर वोट शेयर, वोट के अंदर भी परिवर्तन होता है।
एक और रिफॉर्म मैं यही चीज कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश वगैरह राज्यों में तो यही हुआ ना कांग्रेस के साथ, बिल्कुल। बीच की पर लीडरशिप। यहाँ अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने इस बार एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया है। वो है कि यादवों और मुस्लिम्स को अखिलेश यादव ने कम टिकट दिए हैं, और जो लालू ओबीसी यादव ने भी है कम टिकट दिए और मैम। जाटव भी है, जो मायावती की जो बेस है उनको भी टिकट दिया है, और यादवों को कहा है कि तुम वापस पावर में आना चाहते हो या अपना नंबर चाहते हो, कितने नंबर होंगे। मुस्लिम्स को भी कहा है, मुस्लिम्स को 4 सीटें, यादवों को 5 सीटें, और जो आक्रामक रवैया होता था ना यादवों का ओबीसी और नॉन यादव ओबीसी के प्रति, वो थोड़ा टोन डाउन हुआ है। तो कितना उसका असर होगा इन छोटी ओबीसी पे और दलित कम्युनिटीज में, ये देखने लायक चीज है। ये दोनों जगह बिहार और लालू यादव ने भी डेलिबरेटली टिकट बांटा है, यादव से ज्यादा टिकट तो उन्होंने कोयरी को दे दिया है। हाँ, लेकिन इसमें एक और बात है, जो मुसलमानों को टिकट देने वाली बात है, उसमें एक बहुत अहम बात यह है कि अगर आप जाएं यूपी में और लोगों से बात करें, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि किस मुसलमान को टिकट दिया या नहीं दिया। उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। तो मुझे लगता है लेकिन मैंने बहुत नेताओं को सुना हुआ ये कहते हुए सुना हुआ कि क्या अब हम केवल दरी बिछाने के लिए रह गए। नहीं, लेकिन वही देखिए, यहाँ लोग जो नीचे वोट कर रहे हैं और वो छुट भैया नेता जो बीच के अंदर जो राष्ट्रीय नेतृत्व और वोटर के बीच में होता है, वो ये जरूर बोलेगा कि क्या हम दरी बिछाने के लिए रह गए। लेकिन अगर आप जाकर लोगों से बात करेंगे तो लोगों को ये, और ये हमारे सर्वेक्षणों में ये बात लगातार आती है कि लोगों का ये कहना है कि भले ही मुसलमान को टिकट दें या ना दें, हमारी बात तो सुनी जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो फीलिंग है, ये जो सोच है, इसको कहीं ना कहीं पर समाजवादी पार्टी और आरजेडी दोनों ने पकड़ा है, और इसीलिए ये हो सकता है कि इस बार मुसलमानों का वोट शेयर दोनों पार्टियों के लिए बढ़ जाए, जो कि पिछली बार में ये ऐसा नहीं है कि वो एकदम से एक मुस्लिम वोट का एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वो एक तरफा नहीं होता है। ये जो इस बार आया मैम, ये जो शिफ्ट आप जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि एक रणनीति के तहत इस तरीके से या लोग आगे बढ़े, तो क्या ये माना जाए कि एक बीजेपी जो चस्पा, एक टैग इनके साथ चस्पा कर देती थी, उससे हटने के लिए, उस टैग को हटाने के लिए इस दिशा में कदम बढ़े? किसका ये आरजेडी और समाजवादी पार्टी के जो आप जिक्र कर रहे हैं कि यादवों को भी कम वोट दिया, मुस्लिम्स को भी कम वोट दिया, तो बीजेपी एक टैग जो है रिप्रेजेंटेशन जी टिकट कम दिया है। वो एमवाई का जो एक्सपेरिमेंट था ना, मुस्लिम यादव, अब वो जैसा कि आज मैं पढ़ रही थी, माई बाप कर दिया है, बाप का एक और BAP का जोड़ दिया है तेजस्वी यादव ने अपना, और यहाँ भी अखिलेश यादव ने MY को का विस्तार करने की कोशिश की है। तो ये भी कि वो टेम्पल्स में भी जाते हैं और एक प्रो हिंदू चेहरा, जैसे कुछ मुसलमान नाराज थे, लेकिन इस बार ये बात बिल्कुल सही है, मुसलमान एकजुट होकर साइलेंटली निकला है, और हर जगह ये बात है। और इससे घबराहट हुई थी शुरू में, फर्स्ट 2 फेजेस में वेस्टर्न यूपी में, जब वो इस तरह से मुस्लिम मोहल्लों से लोग निकले और हिंदू मोहल्लों से जो बीजेपी के समर्थक थे वो इतनी मात्रा में नहीं निकले, तो बीजेपी को चिंता इसी से हुई थी। क्या हिलाल जी, आपको ये लगता है कि ये जो यादव को लेकर के नॉन जो ओबीसी एक बिहार यूपी में एक तरफ हो जाते थे और मुस्लिम को लेकर के एक पोलराइजेशन होता था, इस बार वो दोनों चीज नहीं देखने को मिला? नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो नीरज जी कह रही है ना, उसमें एक चीज को और हमें याद रखना चाहिए कि अब का जो इलेक्शन है, और ये अब के इलेक्शन को अगर हम पिछली असेंबली इलेक्शन और उसके बाद 19 से एक खास किस्म का प्रोफेशनलिज्म पॉलिटिक्स में आ चुका है। जी। तो ये केवल अमित शाह के कहने की बात नहीं है कि विनेबिलिटी, हर पॉलिटिकल पार्टी ये मानती है कि जीत हम कहां से रहे हैं, तो आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र में विनिंग कॉन्फ़िगरेशन बनाना होता है। चलिए, ये बात सही है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, चंद पलों में लौटते हैं। तो वोटिंग लगातार हो रही है 7वें चरण के लिए। सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था, 11:30 बज चुके हैं, यानी कि 4.5 घंटे का वक्त गुजर गया है। 11 बजे तक कितनी वोटिंग हुई इसका आंकड़ा बहुत जल्द हमारे सामने होगा, लेकिन फिलहाल हम रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता गुरप्रीत सिंह। उनसे पंजाब और चंडीगढ़ का हाल हम जानेंगे। क्या कह रहे हैं पंजाब के समीकरण, गुरप्रीत? गुरप्रीत, आपको हमारी आवाज आ रही है तो बताइए, पंजाब के हालात क्या हैं? चौतरफा कॉन्टेस्ट है।
बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो 13 की 13 लोकसभा सीट्स पे जो वोटिंग होने जा रही है और इस समय इस बार पहली बार जो बीजेपी है सारी सीटों से अपने कैंडिडेट वहाँ पे उतारे हैं और उनके लिए भी वोटिंग लगातार प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे काफ़ी रैली करते रहे। इस समय पंजाब के अगर समीकरण की बात की जाए तो पंजाब में ऐसा समीकरण है कि श्रोमणी अकाली दल जो पहले बीजेपी के साथ अलायंस में थी वो भी अपने कैंडिडेट 13 के 13 लोकसभा में उतारे हैं। वहीं अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के सारे 13 के 13 कैंडिडेट वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और हाई स्टेक बैटल है जो लगातार वहाँ पे चल रही है। और कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ी स्थिति ये है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया ब्लॉक में चंडीगढ़ तक इनका अलायंस है लेकिन पंजाब में इनका अलायंस नहीं हुआ और उसके बाद लगातार आपस में ये लगातार तीखे सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा, क्या समीकरण बनने वाले हैं, कौन सी पार्टी किस चीज़ का उन पर इम्पैक्ट होता है वोटर्स पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी लगातार अर्बन एरियाज में लगातार रैलीज की है और यहाँ से उनको लगता है कि शायद वो अर्बन वोट्स ले सकते हैं। तो इस समय हम चंडीगढ़ में हैं, यहाँ चंडीगढ़ हम दिखा सकते हैं कि चंडीगढ़ में भी जो लोकसभा सीट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है। इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है मनीष तिवारी और बीजेपी के संजय टंडन है और कुछ लोग हैं वोटर्स उनसे बात भी करते हैं कि चंडीगढ़ का क्या सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे चंडीगढ़ कहिए या किसी भी प्रांत को कहिए, मुद्दा डेवलपमेंट है। जो सरकार डेवलपमेंट देगी वोट उसका है, जिसके पास नेतृत्व है वोट उसका है और पार्टी का भी ना हम लोग जिसके पास वोट जो है डेवलपमेंट और नेतृत्व डेवलपमेंट की बात, चंडीगढ़ बहुत विकसित है वैसे देखा जाए तो, हम बिहार से तो बहुत विकसित है। नीरजा जी, ये जो बात है यदि चंडीगढ़ में गुरप्रीत है वहाँ से थोड़ी आगे जाइएगा तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ पर थोड़े आगे जाएंगे पंजाब में घुसेंगे तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं और इस बार 4 कॉर्नर कंटेस्ट है पंजाब में। देखिए, पंजाब बहुत इंटरेस्टिंग है, 4 वे है, बीजेपी और अकाली दल का भी अलायंस नहीं है और आम आदमी पार्टी पावर में है। इतनी शानदार जीत के बाद अब लोग बैकफुट पे आ रही है। क्या लोग मेनलाइन पार्टी जो नॉर्मली और जगह बीजेपी को देखते हैं नेशनल इलेक्शन में, क्या पंजाब में बीजेपी एक फैक्टर नहीं है? तो क्या कांग्रेस का रिवाइवल कुछ होता दिख रहा है वहाँ, कम बैक? हालांकि कई कांग्रेस के नेता पार्टी को छोड़ के गए हैं, अमरिंदर सिंह छोड़ गए, सुनील जाखड़ छोड़ गए, मनप्रीत बादल छोड़ गए, तो पार्टी वीकन हुई है। लेकिन ये अजीब ही फिनोमिनन सामने आ रहा है। अगर रिजल्ट्स आते हैं, मान लो कि कई लोग मान रहे हैं 5 आपके 5 कांग्रेस के और बाकी बटेंगे अकाली दल और बीजेपी के बीच में, अगर ये सही होता है तो इसका मतलब है कांग्रेस का थोड़ा बहुत रिवाइवल शुरू हुआ है पंजाब में। फिलहाल जी यहाँ पे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि अगर हम बात करें बीजेपी की, हमेशा अकाली के साथ चुनाव मैदान में उतरी, बीजेपी का अपना कोई स्थापित पंजाब का चेहरा नहीं है। इस बार बीजेपी अपने दम पर लड़ रही है, काफी सारी कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी ने अपने पाले में लाया है। ये कितना बड़ा फैक्टर है? क्या इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी को खोने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी को पाने के लिए कुछ है। गुरदासपुर की सीट हुआ करती थी और वो भी उस ज़माने में जब उनके साथ अलायंस था अकालीस का। लेकिन इस वक्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अगर मान लीजिए जितना भी उसको यहाँ वोट शेयर, उसका मैं सीट्स में की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उसका वोट शेयर बढ़ता है पंजाब में तो ये उसके लिए एक बहुत बड़े कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने की बात होगी, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का कोई अस्तित्व है नहीं। चंडीगढ़ को अगर हम हटा दें तो एक चीज़ तो मुझे लगता है ये। दूसरा, जो नीरजा जी कह रही हैं वो अगर आप अलायंसेस को देखें तो उनका नेचर अलग अलग है। जो एनडीए है वो बीजेपी लेड है और जो इंडिया अलायंस है वो रीजनल पार्टी लेड है। तो इसलिए जो अभी आप कह रहे थे कि जैसे ही चंडीगढ़ से आगे जाएंगे तो आपको आम आदमी, तो वहाँ पर जो मैसेज है उसकी सेंट्रलिटी नहीं है। बीजेपी के मैसेज की सेंट्रलिटी उसके पार्टनर्स के साथ में भी है, तो इसलिए एडवांटेज हमेशा बीजेपी के साथ जाएगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो नीरजा जी, क्या लगता है बीजेपी के हिंदू वोटों पर यदि जो है वो नज़र बनाए हुए, और जैसा कि हिलाल ने कहा कि
परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। दो सीट में 2 रिटेन कर ली तो सबसे बड़ी बात है, 1 भी जीती तो भी उनके लिए कोई वो बात नहीं। वो बिल्कुल सही है कि उनका गोल है हमारी एक्सेप्टेंस पंजाब में बढ़े। जो हिंदू वोट है अर्बन, वो तो है उनके साथ, वो सिखों की तरफ अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खासकर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने सिर्फ मजहबी सिख को खास टारगेट किया है, रवि दास्याल जो एक और मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो उनको भी टारगेट किया है। तो अपना बेस वो तो असेंबली इलेक्शन को मद्देनजर रख के लोकसभा में का चुनाव इस बार लड़ रहे हैं पंजाब में। जरूर एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे लेंगे, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास कवरेज जारी है, मेहमानों के साथ चर्चा जारी है, रिपोर्टर्स के पास भी चलेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट वहां से लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। कांग्रेस को अपनी प्रचंड हार का पता चल गया। टीवी डिबेट्स में प्रवक्ता ना भेजने के कांग्रेस के फैसले पे बोले अमित शाह, भागो नहीं, हार का सामना कर आत्मचिंतन करो। तो आपको बता दें कि आज 7वें चरण की वोटिंग हो रही है और वोटिंग में तमाम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसमें वोटिंग के मामले में दिव्यांग भी पीछे नहीं है, वो भी पूरा उत्साह दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट देखिए। वाराणसी के जेपी मेहता इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ पर मतदान की रफ्तार अच्छी है और यहाँ पर विशेषकर जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं की गई हैं। अधिकारी खुद एस्कॉर्ट करके दिव्यांग मतदाताओं को पोलिंग बूथ पर ले जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? जी, सत्येंद्र मिश्रा। सत्येंद्र, आप सुबह सुबह यहाँ मतदान करने आए? जी सर। क्या सोचकर इस बार वोट किया है? सर, एक अच्छी सरकार जो मतलब जनता के हित के बारे में, देश के हित के बारे में, और जिससे कि मतलब भारत का जो है नाम विश्व स्तर पे जो है काफ़ी ऊंचा है, यही सोचकर हमने जो है अपना मतदान किया है। नई सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? आपको क्या लगता है कि आपके जैसे जो नागरिक हैं उनके लिए नई सरकार को क्या करना है? सर, नई सरकार से बस यही अपेक्षा है कि जो भी ज़रूरतमंद है, जो भी गरीब हैं, जिनकी जो भी मतलब आवश्यकता है, सरकार बस वो पूरा कर सके। शिक्षा के को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और सुरक्षा को लेकर। जी। और संजय जी, आपने अपने सहयोगियों के साथ इनकी मदद की है? जी सर, मैं डिविजनल वार्डन कलेक्टेड हूँ और हमारे करीब 150 वॉलंटियर्स जो है पूरे हर बूथ पर लगे हुए हैं। और ये विनोद कुमार हैं, ये देवेश जी हैं, और हर बूथ पर इसी प्रकार से दिव्यांगों के सहायतार्थ हम लोग लगे हुए हैं, ताकि कोई भी बुजुर्ग या दिव्यांग आवे तो हम उनकी मदद करें और ले आकर के उनको सकुशल उनका वोटिंग करा सकें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आने पावे। तो और भी बूथों पे इस तरह की सुविधाएं? हर बूथ। जी सर। जी। दूसरे वाराणसी के? जी, सभी लोग। जी। और व्हील चेयर वगैरह सारी? जी सर, हर जगह हर सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हुई हैं, ताकि उनके सहायतार्थ हम लोग उनकी मदद कर रहे हैं। जी। आप सबका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाराणसी के इस पोलिंग बूथ से मेरे कैमरा सहयोगी पवन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो हिमांशु की एक खास रिपोर्ट आपने देखी। हम बंगाल पे अब बातचीत करते हैं। बंगाल में जो है 9 सीटों के लिए जो वोट डाले जा रहे हैं, नीरजा जी आपको क्या लगता है ये 9 सीटें काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि ये सारी की सारी सीटें अभी टीएमसी के पास है? बिल्कुल, और टीएमसी को चैलेंज जो मिल रहा है, इन्हीं सीटों पे टक्कर आ रही है और बड़े दिग्गज हैं। डायमंड हार्बर में तो ये हैं अभिषेक बनर्जी, फिर सुदीप बंदोपाध्याय, फिर सुगता रॉय। तो ये सब तो इनका फेट तो लटक ही रहा है। हिलाल साहब क्या कहेंगे इस देखिए, जो बंगाल की पॉलिटिकल कल्चर की बात है, जैसे कि आपने अभी 2 जो रिपोर्ट्स दिखाई उसमें कि ईवीएम को पानी में फेंक दिया, हिंसा हो गई, तो ये एक खास पॉलिटिकल कल्चर है जो कि बंगाल में है। अब उसमें जो शिफ्ट होता है ग्रास रूट के लेवल पर, एक पार्टी से दूसरी पार्टी का कैडर का, वो तय करता है उम्मीदवार का भाग्य। तो ये 4-5 जो सीटें आज जो कलकत्ता वाली हैं और जो अन्य 5 सीटें हैं वो बहुत क्रूशल हैं। ये दिखाएंगी कि शिफ्ट कितना हुआ। चलिए, तो हमारी ये कवरेज लगातार जारी है, लेकिन अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। आपको बता दें कि 12 बजने वाले हैं, लगभग 5 घंटे वोटिंग को शुरू हुए हो चुके हैं। आज 7वां और आखिरी चरण है, 57 सीटों का संग्राम है और इस संग्राम के बाद, यानी कि जैसे ही वोटिंग खत्म होगी उसके बाद
एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको बता दें, उसके लिए भी हमने विशेष तैयारी की है। तो देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया, क्योंकि चुनाव मतलब एनडीटीवी इंडिया। एक छोटा सा ब्रेक।